हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, इनकी क्या मैरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इनमें सबसे पहले मेरे बच्चे बात करेंगे, देयर आर 6 टाइप ऑफ कंज्यूमर types of cooperative society. Number 1 is consumer cooperative society, then producer cooperative society, marketing cooperative society, farmer cooperative society, credit cooperative society, and cooperative housing societies. So there are mainly 6 type of cooperative societies. तो वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इनका रोल क्या होता है मेरे बच्चे? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रोल होता है, इसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो मिलके अपनी ये सोसाइटी बनाते हैं, और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो हमारे मिडल मैन है उनको एलिमिनेट कर दिया जाए। मतलब ये क्या करते हैं कि हमारे जो मेंबर्स हैं सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदें और मेंबर्स को डायरेक्ट वो सामान अवेलेबल कराएं। कि कंज्यूमर सोसाइटी बन गई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका मकसद क्या है? मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली सामान लें और अपने जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनल रेट पे वो सामान प्रोवाइड करें। देखो ना, अदरवाइज क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से सामान जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, तो इन दैट वे वो उनका जो प्रॉफिट्स है वो उसमें ऐड होता जाता है और उसका रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर वो सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेंगे और उसको कंज्यूमर को सप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उनको काफी वो सस्ता पड़ेगा, और थोड़ा बहुत अगर वो प्रॉफिट इसमें लेते हैं तो वो जो प्रॉफिट है सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। देखो ना, एक मेंबर ने जितनी कैपिटल लगाई है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट में उतना शेयर मिल जाएगा। तो दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्या ऑब्जेक्टिव होता है इसका? नंबर 1, तो इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड। पहला इनका काम ही होता है भाई ये देखना कि जो एसेंशियल गुड्स हैं वो टाइमली कंज्यूमर के पास पहुंच जाए, उनको कोई दिक्कत ना आए। एंड देन टू सप्लाई द गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। वो जो गुड्स है उनको रीजनेबल प्राइस पे सप्लाई करें ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो हमारा मिडल मैन का एलिमिनेट हो जाए। एंड थर्ड, टू सप्लाई द गुड एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी। और जो गुड एंड सर्विस प्रोवाइड भी करे कैसी हो? हाई क्वालिटी की हो। यानी का मेन मकसद क्या है कि जो हमारे मेंबर्स हैं, जो कंज्यूमर मेंबर्स हैं, उनको हर टाइम सामान अवेलेबल हो, प्रॉपर सप्लाई होती रहे, रेगुलर बढ़िया क्वालिटी का सामान मिले और रीजनेबल प्राइस पर मिले। अब सेकंड आती है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नाम से पता लग रहा है ये किसके लिए बनाई गई है भाई? प्रोड्यूसर्स के लिए। अब इस सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो मिलके ये सोसाइटी बनाते हैं, जिन्हें कई बार प्रॉब्लम आती है कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अवेल करने में या कोई रॉ मटेरियल लेने में, तो वो लोग मिलके अपना एक सोसाइटी बना लेते हैं। अब ये सोसाइटी मेनली 2 तरह की होती है। एक तो वो जो रॉ मटेरियल इनपुट मशीनरी प्रोवाइड करेगी ताकि प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। अब होता है ना, कई बार प्रोड्यूसर बेचारा इसी में परेशान हो जाता है, टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, टाइम पे कोई चीज की सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं, मशीनें अवेलेबल नहीं है, इनपुट अवेलेबल नहीं है, तो ये सोसाइटी उनको ये सब चीजें प्रॉपरली प्रोवाइड कर रही है ताकि वो प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। सेकंड, द वन वी सेल द गुड प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। और सेकंड, जो गुड ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको वो सेल करते हैं। यानी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 तरह की हुई, एक जो इनको रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रही है और एक जो इनका सामान सेल कर रही है। अब प्रॉफिट जो होता है इनका, जो भी सेल करने के मान लो प्रॉफिट वगैरह आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो भी गुड्स वगैरह सोल्ड हुई है एज पर देयर शेयर। जो भी उनका शेयर होगा, मान ले 15 लोग हैं प्रोड्यूसर यहाँ पे, तो 15 का जो भी शेयर होगा उनको मिल जाएगा। तो दिस इज द प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है आइए देख लेते हैं। नंबर 1, टू इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट एट रीजनेबल प्राइस। पहला काम क्या है भाई? रीजनेबल प्राइस पे रॉ मटेरियल वगैरह इजिली सप्लाई होता रहे। सेकंड, टू प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजी। भाई लेटेस्ट टेक्निक मशीनरी उनको प्रोवाइड करना। थर्ड, टू इंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय मेंबर, कि जो उनकी गुड एंड सर्विस उनको अच्छे से सेल आउट करते रहना। एंड हेल्पिंग द प्रोड्यूसर टू कंसंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड। जब ये सारे काम ये कर लेंगे तो प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट
कर पाएगा। उसे ना रॉ मटेरियल की चिंता है, ना सामान को बेचने की चिंता है। दोनों काम कौन कर रहा है? हमारी सोसाइटी। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। क्लियर बच्चे? देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसेप्ट क्या है कि कुछ लोग मिलकर अपनी एक सोसाइटी बना रहे हैं जिससे फायदा सबको हो सके, वेलफेयर के लिए, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। अब कुछ प्रोड्यूसर्स ने मिलकर यह सोसाइटी बनाई। अब इस सोसाइटी का काम क्या है? दो मेजर काम है। एक तो आपको रॉ मटेरियल, इनपुट, मशीनरी वगैरह अवेलेबल कराना ताकि आप अच्छे से काम कर सकूं। दूसरा, आपने जो सामान बनाया है उसको मार्केट में सेल करना। तो ये इसके मेन दो ऑब्जेक्टिव होते हैं ताकि आप अपनी प्रोडक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट कर सकें। अदरवाइज प्रोड्यूसर सामान खरीदने में भी रहे और बेचने में भी रहे तो उसका टाइम वेस्ट होगा ना। अब आपका ये काम कौन कर रहा है? ये सोसाइटी। तो आपको मेन किस पे कंसंट्रेशन करना है? अपने प्रोडक्शन पे, कि प्रोडक्ट बढ़िया से बढ़िया आप बनाए। क्लियर बेटा जी? तो इसके ये ऑब्जेक्टिव यही तो थे। पहला, रॉ मटेरियल वगैरह की प्रॉपर सप्लाई होती रहे, मशीनरी वगैरह की, इनपुट वगैरह की रीजनेबल प्राइस पे। फिर लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्निक के बारे में उनको अपडेट करते रहे, फिर क्या नई मशीन आई है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। फिर जो हमारा प्रोड्यूस सामान बनाया है उसको प्रॉपरली स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, सेल करते रहे, और प्रोड्यूसर को हेल्प करे कि वो अपना कंसंट्रेट करे किस पे? प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे ज्यादा। क्योंकि जब ये काम प्रोडक्शन हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेंगी तो वो इजीली अपना बाकी टाइम कहां फोकस कर सकते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे। फिर आता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये क्या होता है सर? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का रूल है, जो हमारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, कई बार ना वो ना सामान सेल नहीं कर पाते। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो दो काम करती है, या तो सामान आपका सेल करने में हेल्प करेंगी या आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी। जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका सिर्फ काम एक ही है कि आपका प्रोडक्ट बेचने में आपको दिक्कत आ रही है, आप उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको आपका सामान बेचने में हेल्प करना। ये किसका काम है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इट दे हेल्प इन द सेलिंग ऑफ योर प्रोडक्ट। अब जो हमारी जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, हम क्या करते हैं? उन सबकी आउटपुट को पहले इकट्ठा करते हैं और उनको बेस्ट प्राइस पे सेल करते हैं। फिर ये सोसाइटी बार्गेनिंग पावर, देखो अब जब सब मिलके जब अपना सामान बेचते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है। भाई अकेला बंदा सेल करने जाएगा, उसकी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, लेकिन जब मिलके 8-10 लोग बेचने जाते हैं डेफिनेटली उनकी बार्गेनिंग पावर, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, मतलब उनको अपने सामान की अच्छी कीमत मिलती है। इसके अलावा ये सोसाइटी और भी कई काम करती है, मार्केटिंग फंक्शन करती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग। मतलब इन्होंने अपने गोडाउन्स वगैरह बना रखे होते हैं जहां पे आपका सामान स्टोर किया जा सकता है, पैक किया जा सकता है, ग्रेड किया जा सकता है। इवन आपका सामान मार्केट में ले जाके बेचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये फंक्शन भी ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है। मतलब आपका सामान ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेंगे, मार्केट में भी लेके जाएंगे, स्टोर भी करेंगे, पैकिंग भी करेंगे, इवन ग्रेडिंग भी करेंगे। तो ये आपको हेल्प करते हैं ताकि आपको अच्छी कीमत अपने सामान की मिल सके। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? नंबर 1, to ensure a steady and favorable market for the output of its member। अपने मेंबर्स को एक बढ़िया मार्केट अवेलेबल कराना जहां पे अपना सामान वो फटाफट इजिली बेच सके। तो इंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट, उनकी आउटपुट के लिए जो बेस्ट प्राइस है उनको वो अवेल करवाना। टू प्रोवाइड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, कुछ ऐसी फैसिलिटीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ये चीजें भी उनको प्रोवाइड करना जो कि एक सिंगल मेंबर अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मिलके गोडाउन वगैरह, अच्छी पैकिंग वगैरह इजिली करवा सकते हैं। एंड देन टू इंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन वेइंग, मेजरिंग एंड अकाउंटिंग। फिर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस का मतलब कहीं वेट में, मेजरमेंट में, अकाउंटिंग में कहीं कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। आपने ऑनेस्टली ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस करनी है, मतलब कहीं कोई चीटिंग, अंडरवेट नहीं करना, कुछ ज्यादा प्राइस नहीं लेना, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन करना है। एंड देन टू एलिमिनेट द मिडलमैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर। अब इनका मेन मकसद क्या है? कि हमारा सामान सीधा किसको मिले? कस्टमर को। बीच में जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, इनको हम एलिमिनेट कर सके। तो ये किनका रोल होता है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इज इट क्लियर? देखो, टू मिडलमैन कौन होते हैं? अब एक मैन्युफैक्चरर अपना सामान बनाता है, उसका सामान नॉर्मली कौन खरीदता है? ट्रेडर या होलसेलर। अब ट्रेडर किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। तो डेफिनेटली सबका प्रॉफिट ऐड होता जाएगा, वो आइटम कंपैरेटिवली महंगी हो जाएगी।
तो यहाँ पे इनका पर्पस क्या है कि क्यों ना हम ये सोसाइटी डायरेक्टली कस्टमर को सामान सेल करें, तो इससे आपको भी अच्छी कीमत मिलेगी, यू कैन टेक मोर प्राइस, और कस्टमर को भी कंपैरेटिव चीज सस्ती मिलेगी, दोनों को बेनिफिट होगा। क्लियर बेटे? अब फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से पता लग रहा है, अब ये किसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है भैया? फार्मर्स की। कई बार क्या होता है कि कुछ फार्मर्स होते छोटे छोटे, उनके पास ना छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड होते हैं। अब छोटा छोटा जमीन के जहां टुकड़े हैं, वहां पे ना लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते। मान लो आपने नई टेक्निक एग्रीकल्चर की यूज करनी है, तो आपको मेरे बच्चे क्या चाहिए? एक मिनिमम कुछ एक अच्छा पीस ऑफ लैंड चाहिए जहां पर आप उस नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सको। अब होता क्या, जिन फार्मर के पास छोटी छोटी जमीनें होती हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वहां पर वो लेटेस्ट टेक्निक यूज नहीं कर सकते, तो फार्मर कई बार क्या करते हैं, मिल के खेती करते हैं। मान लीजिए आपका खेत, मैं बताता हूं फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन यू बेटर वे। मान लीजिए कि एंड्रॉइड पे आ जाते हैं, I explain you with the help of a diagram so that you understand. मान लो एक मेरा यहाँ पे खेत है, एक आपका इधर कोई खेत है, और एक किसी पर्सन का इस तरफ खेत है। जस्ट होल्ड ऑन। अब मान लीजिए एक फार्मर का यहाँ पे खेत है, ये लैंड है, एक की ये लैंड है, एक की ये लैंड है। तो अब अगर ये सारे मिलके खेती करें तो इनका पीस ऑफ लैंड क्या हो जाएगा? दिस वन। अगर ये बीच की बाउंड्रीज को हटा दें तो दिस विल बिकम देयर स्ट्रक्चर। तो इनके लिए नई टेक्नोलॉजी को यूज करना इजी हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। बेसिक लॉजिक इसके पीछे क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि ये लोग मिल के खेती करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं जहां पर वो लेटेस्ट टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बिहाइंड इट? अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या है सर, इसमें छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, वो मिलके काम खेती करते हैं ताकि जो लार्ज स्केल फार्मिंग है उसका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि लार्ज स्केल पे जब फार्मिंग करते हैं, आपको कई तरह की एडवांटेज मिलती है। यदि आप फर्टिलाइजर खरीदने जाओगे, इकट्ठा खरीदोगे तो सस्ता पड़ेगा, बीज लेने जाओगे इकट्ठे लोगे तो सस्ते पड़ेंगे, लाइक दैट। ये सोसाइटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर, जहां पे लोगों के पास लैंड कैसी है, सब डिवाइडेड है और फ्रेगमेंटेड है, मतलब बिखरी हुई है। तो मिलके अगर खेती करेंगे तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा। इन्हें एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्योंकि किसकी है ये? फार्मर्स की। फार्मर कहां पे काम कर रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव भी कह देते हैं। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नंबर वन, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर टू गेट द बेनिफिट ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग। भाई हमारे छोटे छोटे फार्मर्स को आपने हेल्प करना है ताकि जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसका बेनिफिट वो उठा सके। प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड अदर मॉडर्न टेक्निक। भाई जब मिलके फार्मर काम करेंगे तो सोसाइटी उन्हें क्या प्रोवाइड करेंगी? अच्छी क्वालिटी के सीड, फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, मॉडर्न टेक्निक, ताकि उनकी प्रोडक्शन और अच्छे से इंप्रूव हो सके। एंड प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिकल सिक्योरिटी टू पीजेंट, और जो इनके मेंबर्स हैं उनको सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। कल को अगर फसल खराब हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो ये अपने मेंबर्स की हेल्प भी करते हैं। तो सम वे उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। देन कम्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब नाम से पता लग रहा है भाई इसका रोल किस क्या है, कि हमारे जो कुछ लोगों ने मिलकर अपनी सोसाइटी बनाई, और जो मेंबर्स हैं अगर उनको कोई क्रेडिट चाहिए, कोई लोन चाहिए, तो ये उनको बड़ा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कुछ लोगों के पास लिमिटेड मींस है, उनको क्रेडिट चाहिए, लोन चाहिए, तो ये सोसाइटी उनकी हेल्प करती है, और उनके अंदर एक अपने जो मेंबर्स हैं उनमें हैबिट्स की, जो सेविंग की हैबिट है उसको भी प्रमोट करती है। पर सोसाइटी का पर्पस क्या है? कुछ लोग मिलकर अपनी सोसाइटी बनाएंगे, कुछ अपने फंड्स को पूल अप करेंगे, और एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो गया, अब उससे अपने मेंबर्स की या बाकी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। द फंड्स ऑफ द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर। अब ये कई बार क्या करते हैं, अपने शेयर निकाल देते हैं, जो मेंबर है शेयर को खरीदेंगे, तो यहाँ इसके पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। या कई बार मेंबर अपने कुछ डिपॉजिट यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, या आउटसाइडर कुछ लोग हेल्प करते हैं, यहाँ पे कुछ पैसे अपने जमा करा देते हैं। अब ये फंड्स को ये यूज करते हैं अपने नीडी मेंबर्स को देने के लिए,
और डेफिनेटली अगर इसको फार्मर्स ने बनाया, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कुछ लोगों ने मिलकर बनाया, फंड कैसे रेज किए, अपने शेयर्स वगैरह निकाल के शेयर खरीदते जाएंगे, आपके पास फंड्स आते जाएंगे। अब अगर ये सोसाइटी फार्मर बनाती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एंड जो क्रेडिट कोऑपरेटिव हमारी जो अर्बन एरिया से बनती है उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्बन बैंक्स। क्या बोल देते हैं, अर्बन बैंक्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड इन अर्बन, उसे बोलते हैं अर्बन बैंक्स, और जो रूरल एरिया में बनती है रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। इज इट क्लियर? तो इनका मेन मकसद क्या है, हमारे फार्मर्स को हेल्प करना लोन के लिए। तो आइए देखें मेन ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लैंडर। होता है ना, जब आप फार्मर्स को लोन नहीं मिलता किसके पास जाता है, मनी लैंडर के पास, और मनी लैंडर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उन्हें नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना ताकि मनी लैंडर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। देन टू इंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करना। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग अमंग द मेंबर्स में सेविंग की हैबिट डेवलप करना, कि आप लोग पैसे जोड़ना शुरू करें ताकि लोगों की हम हेल्प कर सकें, तो उनमें सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करना, यह भी इसका एक मकसद ऑब्जेक्टिव रहता है। क्लियर बच्चे? ज्यादा टफ नहीं है, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बड़ा सिंपल लगेगा, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग, अदरवाइज इज वेरी सिंपल टॉपिक। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अब आप लोगों ने इसके बारे में अक्सर सुना होगा। ये सोसाइटी किस लिए बनाई जाती है, अपने मेंबर्स को हम रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे सके। अब सोसाइटीज क्या करती है, बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड खरीदती हैं और उसके ऊपर फ्लैट्स वगैरह बनाना शुरू करती हैं, और अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें इंस्टॉलेशन पे, इंस्टॉलमेंट्स पे और बड़ी इजी टर्म्स के ऊपर ये प्रोवाइड कर देती हैं। मेरी बात समझ आ रहा है? आपकी सोसाइटी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड लिया, हमें छोटे छोटे फ्लैट बनाने शुरू कर दिए, और अपने मेंबर्स को बड़ा नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बड़ी नॉमिनल इंस्टॉलमेंट्स पे आप ये फ्लैट दे देते हो। और ये हाउसिंग को कई बार लोन भी प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को हाउस बनाने, बिल्डअप करने के लिए। मान लो आपने प्लॉट सेल किया तो फिर अगर घर बनाने के लिए ये लोन भी प्रोवाइड करती है, और अर्बन एरिया में ये काफी फेमस रहती है। अब मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है सर, अपने मेंबर्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करना। सेकंड, अपने मेंबर्स को हेल्प करना कि वो लो रेट पर अपने हाउसेस खरीद सकें, और प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज जैसे कि रोड्स, पार्क, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, ये चीजें भी अपने मेंबर्स को प्रॉपरली। अब होता है ना, कोई भी सोसाइटी बनती है, सब चीजें जरूरत होती है, पार्क भी चाहिए, स्ट्रीट लाइट भी चाहिए, पार्किंग भी चाहिए, रोड भी चाहिए, तो उनको प्रॉपर एक अच्छी कॉलोनी, अच्छी सोसाइटी बना के देना ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। तो ये था मेरे बच्चे हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट करेंगे आज। सर कंपनी क्या है? देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी याद रखना, इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफ यू वांट टू ऑपरेट ऑन ए लार्ज स्केल। आप चाहते हो मैंने बहुत बड़े स्केल पे काम करना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरा सामान बिकना चाहिए, तो आपके लिए मोस्ट सुटेबल क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, अकेला कंपनी भी बोल देते हैं। तो कंपनी क्या है? इट इज द एसोसिएशन ऑफ पर्सन for the carrying out business activity and has a legal status independent of its member. Very important. एक एसोसिएशन है बहुत सारे लोगों की जो किसी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए इकट्ठे हुए, फॉर्म हुई, और लीगल स्टेटस इसका अलग से है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर। यानी कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब सर, इट इज सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट 2013। 2013 कंपनी एक्ट का, उससे पिछले कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, आप इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। कंपनी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्या होती है? जैसे एक पर्सन के नाम पे हम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक पर्सन के ऊपर केस कर सकते हैं, पर्सन दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। सेम इस कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होने के कारण ये जो कंपनी है इसकी लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, और एक कॉमन सील भी होती है। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन समझ आ गया? आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है? आपकी एक अलग से आइडेंटिटी है, जैसे एक पर्सन की तरह। एक पर्सन अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, केस कर सकता है किसी के ऊपर, उसके ऊपर कोई केस कर सकता है, सेम। और फिर परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब अगर किसी एक की डेथ हो जाती है कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी चलती
रहेगी। एंड कॉमन सील होती है, जैसे होता है ना एक पर्सन कोई भी डॉक्यूमेंट होता है साइन करता है, तो कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते क्या होता है, कंपनी की सील लगती है, स्टैंप लगती है, जो आपको लगानी पड़ेगी। जैसे पर्सन सिग्नेचर करेगा, कंपनी क्या करेगी, सील लगाएगी। तो अब शेयर होल्डर कौन होते हैं, ऑनर होते हैं कंपनी के। जिसने कंपनी के शेयर्स ले लिए उसका क्या बन गया, ऑनर। एंड दे एक्सरसाइज एन इनडायरेक्ट कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल इनका कैसा होता है, इनडायरेक्टली। शेयर होल्डर इलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब शेयर होल्डर में से जो मेजर शेयर होल्डर होते हैं उनमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने जाते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं बिजनेस को। याद रखना कंपनी के अंदर ना दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक शेयर होल्डर होते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कंट्रोल करते हैं सारी एक्टिविटीज को। शेयर होल्डर डे टू डे एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट, मालूम है रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लेता हूं, शेयर होल्डर बन गया, ऑनर बन गया, लेकिन मैं उसकी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूं। उसे कंट्रोल कौन कर रहा है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो कंपनी की कैपिटल है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, क्या बोलते हैं टेक्निकली उसको, शेयर्स। भाई कंपनी अपनी, कोई कंपनी जो शुरू होती है अपने शेयर्स निकालती है, लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं, वहीं से तो उसके पास पैसा इकट्ठा होता है। तो कंपनी कैपिटल किस में डिवाइड हुई, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं, शेयर। और ये शेयर हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब मैं अपने शेयर तेरे को सेल करूं, किसी और को सेल करूं, जब मर्जी मैं इसको सेल आउट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है फीचर्स ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। नंबर 1 मैंने क्या बताया, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे एक पर्सन के केस में होता है, अब क्या है ये, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग नो बॉडी, नो सोल एंड नो कॉन्शियसनेस, लेकिन बट दैट इज इट कांट ब्रेथ, ईट, रन और टॉक। एक बंदे की तरह ना खा सकती है, ना पी सकती है, ना भाग सकती है, ना सांस लेती है, लेकिन लाइक ए नेचुरल पर्सन अ कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, इनकर डेट, लोन ले सकती है, बोरो कर सकती है, एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, और इसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल पर्सन। मेन वर्किंग, तो मेन वर्किंग ये ना एज ए सिंगल पर्सन बिहेव करती है, कंपनी अलग आइडेंटिटी बन गई। अब जैसे एक पर्सन अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी खरीद सकती है। एक पर्सन के ऊपर कोई केस कर सकता है, कंपनी कर सकती है। हिटिंग, तो इसी तरह से एक पर्सन लोन ले सकता है, कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन की तरह बिहेव कर रही है, मतलब कंपनी अलग है और इसके ऑनर शेयर होल्डर अलग है। एंड ये तो हो गया सेपरेट लीगल एंटिटी। वैसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ की नजर में कंपनी अलग है और शेयर होल्डर अलग है। तो इसीलिए एसेट और लायबिलिटी जो कंपनी के होते हैं सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ऑनर। ऑनर के एसेट्स अलग है, कंपनी के एसेट्स अलग है। यानी अब यहां पे ये पॉइंट आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें लायबिलिटी हमारी लिमिटेड होती है। अभी आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन जो कंपनी की है मेरे बच्चे, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। अभी तक जितने भी हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की, सबसे कॉम्प्लिकेटिंग क्या है, इसको बनाना। इट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स भी है। इतना आसान कंपनी को बनाना नहीं होता। देयर आर सो मेनी डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होंगी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, फिर जाके आप कंपनी बना पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बन सकती, और कंपनी मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। अभी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या होती है आगे जाके आपको बताऊंगा। परपेचुअल सक्सेशन मैंने क्या बताया, अगर एक मेंबर चला जाए, किसी की डेथ हो जाए, कंपनी एग्जिस्ट करती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। लॉ के थ्रू ये बनी है और बाय लॉ हम इसको खत्म कर सकते हैं पूरे रूल। अदरवाइज किसी की डेथ होने से, किसी पर्सन के मरने से, जाने से, आने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। परपेचुअल सक्सेशन का ये मतलब होता है। फिर आता है कंट्रोल। अब यहां मैंने आपको बताया ऑनरशिप और मैनेजमेंट जो है कंपनी की, इट इज इन 2 डिफरेंट हैंड। शेयर होल्डर ऑनर तो है, लेकिन कंपनी कौन मैनेज कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर का यहां कोई रोल नहीं है। जिन्हें कौन अपॉइंट करता है, टॉप मैनेजमेंट, और ये हमारी डेली बिजनेस को चलाते हैं। डायरेक्टर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए फॉर द वर्किंग ऑफ कंपनी।
यानी कंपनी को टोटली कंट्रोल कौन कर रहे हैं भैया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर जो होते हैं इनका कोई राइट नहीं होता, डे टू डे एक्टिविटीज में ये कोई इंटरफेयर नहीं करते। मैं बताता हूं, कंपनी की जो ऑनरशिप और मैनेजमेंट है ये दो हाथों में है। ऑनर कौन है? शेयर होल्डर्स है। इन्हीं शेयर होल्डर में से हम कुछ को क्या बनाएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कंपनी कंट्रोल करेंगे, वो कंपनी की हर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट के लिए, लॉस के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट करे। आप मान लीजिए टाटा कंपनी के शेयर खरीदेते हो तो आपका कोई राइट थोड़ा उसके इन्वॉल्व करने का, उसे कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रॉफिट वगैरह, बोनस वगैरह आपको मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में आप शेयर बियर कर सकते हैं। हमारा जो शेयर होल्डर है वो तो बियर करेगा ही, प्रॉफिट कंपनी को होगा, शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो जाएगा, कंपनी लॉस को लॉस हो जाएगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता। यहाँ पॉइंट हम किसका कर रहे हैं? कंट्रोल का। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनी के केस में शेयर को ट्रांसफर करना बड़ा इजी है। कंपनी की कैपिटल किस में ट्रांसफर हुई है? शेयर्स में। और शेयर को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। कभी भी आप अपनी शेयर को सेल आउट करके अपनी मेंबरशिप विड्रॉ कर सकते हो। शेयर लेकिन याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी में तो ठीक है, पर शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट बी इजीली ट्रांसफर। जो प्राइवेट कंपनी होती है वहां शेयर जल्दी ट्रांसफर नहीं कर सकते, वहां परमिशन लेनी पड़ती है आपको। लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर आप जब मर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, जब मर्जी सेल कर सकते हो। देन ट्रांसफर सिंपल सी बात है, मैं इस कंपनी का नहीं बना ऑनर, मैंने कंपनी शेयर सेल कर दिए, पैसे ले लिए, फायदा क्या होना? इजीली यू कैन एग्जिट, यू कैन एंटर। मैं भी इस कंपनी के शेयर खरीद, राज कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, मैं भी खरीद सकता हूं। आई कैन बिकम द शेयर होल्डर। मेरे को बेचने हैं, मैं बेच सकता हूं सिंपली। देन कॉमन सील, जैसे मैंने आपको बताया, एक आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी साइन तो नहीं कर सकती। अब इसलिए क्या बनाई जाती है? कॉमन सील, जिसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, यानी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होगा उस पर कंपनी की सील लगाई जाएगी, एंड दैट विल बी जस्ट लाइक ए सिग्नेचर ऑफ ए पर्सन। कंपनी साइन तो नहीं कर सकती, तो कंपनी क्या बनाई जाती है? कॉमन सील। हर लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये लगेगी इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर, सील को लगाया जाता है। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की सील अगर नहीं लगी हुई तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देन रिस्क बियरिंग। सर इस कंपनी का सेपरेट हो गया, कंपनी के इसमें रिस्क बढ़ जाता है। मान लो मेरी कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर है, तो वो रिस्क 10,000 लोगों में बट गया। अब किसी एक सिंगल पर्सन के ऊपर रिस्क नहीं है, कंपनी प्रॉफिट होगा सबको इकट्ठे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा सबको इकट्ठे लॉस होगा। तो हमारा जो रिस्क है, क्योंकि और शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो भी कैसी होती है? लिमिटेड। तो मैंने कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर लिए रिलायंस कंपनी के, तो मेरी लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख रुपए की। तो यहां पे जो आपका रिस्क है वो आपका डिसॉल्व हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बहुत सारे शेयर होल्डर्स के बीच में। क्लियर? और हमारे शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी मैंने क्या बताया कैसी होती है? दैट इज अ लिमिटेड। किसी भी पर्सनल एसेट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब मेरे पर्सनल एसेट को कभी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, अगर मैं पैसे नहीं भी दे पाया तब भी। अब आगे चलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसी है कंपनी की? इट इज अ लिमिटेड। क्या बताया मैंने? आपकी सिर्फ लायबिलिटी कितनी है? जितना पैसा कंपनी में आपका लगा हुआ है। 1 लाख के शेयर है, आपकी लायबिलिटी 1 लाख की है। कंपनी को ज्यादा नुकसान होता है, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। देन रजिस्ट्रेशन, मैंने अभी बताया कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इट इज कंपल्शन। हमने डिस्कस किया था ना, हिंदू अनडिवाइडेड में कोई दिक्कत नहीं थी, अकॉर्डिंग टू एक्ट चल रहा था। प्रोप्राइटरशिप में कोई जरूरत नहीं थी, पार्टनरशिप में आपके पास ऑप्शन थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर आ जाएगी, अपनी कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर। इसको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है एज पर कंपनी एक्ट। अगर इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये थे मेरे बच्चे कंपनी के फीचर्स। कल हम डिस्कस करेंगे इसको फर्दर, मैरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।